प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 2 बेटा वी स्टार्ट अवर लर्निंग विथ डिफाइन ऑफ वेदर। एक तरीके से देखा जाए तो ऑलरेडी हम वेदर और क्लाइमेट की डिफाइन बेटा चैप्टर नंबर 5 में भी क्लियर कर चुके हैं। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज वेदर। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी इन एनी रीजन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज वेदर। चैप्टर 5 में भी हमने देखा था कि वेदर एक पर्टिकुलरली डेली टाइम पीरियड में होने वाले शॉर्ट टर्म कंडीशंस है। क्लाइमेट जो है बेटा वो लॉन्ग टर्म कंडीशंस में माना जाता है। इस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म कंडीशन में यानी कि टेम्परेचर, रेन, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इसमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं बेटा, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस एरिया का या उस जोन का जो टेम्परेचर, रेन, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट होता है वो वहाँ का एक तरीके से वेदर यानी कि तापमान जो है बेटा कहलाता है। What with the weather of this place and write your answer in your notebook after carefully observing the given map। यहाँ पे एक तरीके का क्वेश्चन बोला है बेटा कि नीचे जो हमको गिवन मैप्स दिए हैं यानी कि नीचे जो हमको मैप दिए हुए हैं, इन मैप को हमको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और इसके बाद हमको इन पर्टिकुलर जोन्स की वेदर कंडीशंस को बताना है। अक्सर आप शाम को न्यूज़ में देखते हो ना, वेदर कंडीशंस बताई जाती है, खास करके डीडी चैनल्स के न्यूज़ चैनल्स पे तो हमेशा होती है कि पूरे दिन भर का जो है वेदर कंडीशन बताया जाता है, इवन नेक्स्ट डे का भी बताया जाता है। तो कई बार आप देखते हो वो अम्ब्रेलाज बनी रहती है, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला दिखाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सन बताते हैं। फिर टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बताने के लिए वो व्हीकल्स दिखाते हैं कि पर्टिकुलर दिल्ली से चलता है अहमदाबाद, अब मुंबई आ रहा है, मुंबई से चेन्नई जा रहा है, चेन्नई से कोलकाता जा रहा है। इस तरीके की कंडीशंस जो है बताई जाती है। देखो यहाँ पे हमको कम्प्लीटली 2 टाइप्स ऑफ मैप है हमारे सामने बेटा। उसमें जो फर्स्ट वाला मैप है जो ग्रीन कलर वाला है, इसमें हमको मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बताया। जैसे कि दिल्ली का जो है मिनिमम टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 19, बराबर। दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर क्या है बेटा 19 डिग्री है, बराबर, सेल्सियस है। और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री है, बराबर। वैसे ही कोलकाता का देखो 24 डिग्री बताया हुआ है, बराबर, और मैक्सिमम कितना है 36 डिग्री है। चेन्नई का देखो उसका भी सेम है, मिनिमम टेम्परेचर 24 है और मैक्सिमम कितना है 34 है, बराबर। ये कोस्टल रीजन एरिया वाले हैं, इसलिए यहाँ पे ठंडी गर्मी थोड़ा सा एवरेज टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है वहाँ पे, ओके। लेकिन यहाँ पे हमारा अहमदाबाद देखो 22 जो है मिनिमम है ना। गर्मी अक्सर अहमदाबाद में बहुत पड़ती है और 32 जो है मैक्सिमम है। हालांकि ये कंप्लीटली समर टाइम पीरियड का भी नहीं है, ओके। तो हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स बताए हुए हैं, तो मैप में हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो सेकंड मैप है बेटा, इस सेकंड मैप के अंदर एक तरीके से पूरा का पूरा जो ओशनिक डायरेक्शन से जो विंड जो होती है बेटा, उसका जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को बताया गया है, बराबर। ये प्रेशर जैसे जैसे धीरे धीरे विंड अपने डायरेक्शन में इस प्रेशर के साथ आगे बढ़ती है बेटा, तो मॉनसून सीजन में उन्हीं प्रेशर्स की वजह से बारिश आती है, ठीक है। वो एक तरीके का दबाव बनता है बेटा, फिर उससे क्लाउड्स क्रिएट होते हैं और फिर बारिश होती है। तो यहाँ पे हमको एक उस तरीके का जो है मैप दिखाया है जिसमें हम विंड प्रेशर को एक तरीके से देख सकते हैं, ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाती है क्लाइमेट की डेफिनेशन, ओके। तो क्लाइमेट क्या है, जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 में देखा था कि द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इन एनी रीजन और जोन इज नोन एज क्लाइमेट, बराबर। किसी भी पर्टिकुलर जोन, एरिया बेटा, देश प्रदेश का कम से कम 35 ईयर्स, कितना है 35 ईयर्स, बराबर। लगभग 35 साल तक बेटा जो क्लाइमेटिक उसकी कंडीशन है वो लगभग जो है जो हमारे 12 मंथ होते हैं बेटा, उसमें हम, है ना, अंदाजन हम लगा के चलते हैं कि भाई मार्च अप्रैल मई में गर्मी पड़ेगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में ठंडी होगी। तो लगभग अगर 35 ईयर्स तक किसी भी जोन का जो है क्लाइमेटिक कंडीशन बेटा इसी हिसाब से चलता रहता है, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। वेदर की कंडीशन में हमने क्या देखा कि वेदर में हम शॉर्ट टाइम पीरियड को देखते हैं कि भाई पर्टिकुलरली पूरे दिन भर में सुबह कैसा था, दोपहर को ऐसा था, शाम को ऐसा था। लेकिन क्लाइमेट में हम कंप्लीटली पूरे
बहुत लंबे समय के ईयर ग्राफ को देखते हैं कि भाई गुजरात का क्लाइमेट क्या पिछले 35 ईयर्स से लगभग एक जैसा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ गया है ना। जिन पर्टिकुलर मंथ को हम विंटर मंथ लेकर चलते हैं, क्या वहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, गर्मी जल्दी आ जाती है, या बारिश बहुत लंबे समय तक चल रही है, या बारिश हो नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशंस, इस तरीके के मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। ओके। और उस पर डिसाइड होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन किसी जोन की किसी लंबे समय तक कैसे रहती है, उसको उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट माना जाता है। ओके। अब यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं। एक बिल्कुल ड्राई जोन एरिया है, एक पूरा ग्लेशियर से कवर एरिया है बेटा। तो हम देख सकते हैं बेटा कि अगर आप राजस्थान, गुजरात, ये सब स्टेट्स की बात करोगे बेटा, तो हम ऊपर का पिक्चर अक्सर हमको दिखाई देता है, चाहे आप राजस्थान में हो, गुजरात में हो। जो ऊपर का ड्राई जोन का पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ऐसी ही कंडीशंस अक्सर होती है। लेकिन अगर हम हिमालयन माउंटेन के इलाकों में चले जाएं बेटा, तो हमको हमेशा ग्लेशियर से घिरा हुआ बहुत ऊंचाई पे, है ना, दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर है, ये तो आर्कटिक या एंटार्क्टिक सर्कल का है, ग्लेशियर का, जिसमें हम ओशंस को भी देख रहे हैं, और बर्फ जिस तरीके से मेल्ट होके बेटा गिर रही है पानी में, वो भी हमको दिखाई दे रहा है। ओके। अब इसके आगे हम चलते हैं बेटा ग्रीन हाउस फार्मिंग पे। अब देखो, ये जो ऊपर के पिक्चर्स हैं, ये सीन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बेटा किस तरीके की कंडीशन, यानी कि एक हिस्सा बिल्कुल ड्राई हो सकता है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है, वाटर लेवल बढ़ सकता है, ये सारी कंडीशंस को बता रहा है। अब हम ग्रीन हाउस फार्मिंग देखते हैं बेटा कि व्हाट इज ग्रीन हाउस फार्मिंग। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है बेटा, उस पिक्चर से कंप्लीटली इस पिक्चर को समझ लो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रीन हाउस फार्मिंग होता क्या है बेटा। जिन पर्टिकुलर कंट्रीज में मेजरली ये कंडीशन होती है बेटा, इस तरीके की सिचुएशंस बनती हैं, वहाँ पे ग्रीन हाउस फार्मिंग की जरूरत पड़ती है। देखो, कंट्रीज विद अ कोल्ड क्लाइमेट रिसीव द लेस हीट फ्रॉम द सन, दिस हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड वेजिटेबल्स। बराबर, वो पर्टिकुलर कंट्रीज बेटा जहाँ पे हमेशा सूरज की जो रोशनी है वो बहुत कम समय के लिए पहुंचती है, या फिर बहुत कम बेटा इफेक्ट करती है, ठीक है। हमेशा बहुत ठंडे प्रदेश है जहाँ पे सूरज की गर्मी जल्दी से बेटा पूरे लैंड एरिया को अच्छे से कवर करती नहीं है। तो हमको पता है बेटा कि कोई भी पर्टिकुलर फार्मिंग, प्लांटेशन, किसी भी चीज में बेटा प्लांट्स को हमेशा सनरेज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर उनको प्रॉपरली सनहीट नहीं मिल रही है बेटा, तो वो उनके ग्रोथ को एक तरीके से हैम्पर, यानी कि बेटा वो उनके लिए नुकसानकारक है। फिर वो प्लांट्स है या फिर वो फार्म प्रोडक्ट है बेटा, वो प्रॉपरली उसका ग्रोथ अच्छे से होगा नहीं बेटा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंट्रीज क्या करते हैं कि हैंस अरेंजमेंट आर मेड टू एग्यूमुलेट द एडिक्यूट हीट फ्रॉम द सन। तो ये पर्टिकुलर जो देश है बेटा, जो ऐसे ठंडे देश है जहाँ पे सनरेज प्रॉपरली नहीं पहुँचती है, तो वो हमेशा ग्रीन हाउस फार्मिंग की मेथड को यूज करते हैं। वो इस तरीके की पर्टिकुलर एक तरीके की व्यवस्था बनाते हैं बेटा, उसको सन जो हीट है, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का करते हैं ताकि सूरज की गर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से हीट को वो एग्यूमुलेट कर पाए। द रूफ इज मेड ऑफ द आइदर ग्लास और क्लोथ टू अलाउ द सनरेज टू पेंट्रेट एंड सस्टेन द हीट इनसाइड द बिल्डिंग, एंड दिस प्रैक्टिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस फार्मिंग। अब पर्टिकुलर ये जो हाउस है, इससे ही आप समझ सकते हो बेटा, इसका जो रूफ होता है एक तरीके से उसको या ग्लास या फिर कपड़े से बनाया जाता है बेटा। तो ये क्या होता है कि भले कम ज़्यादा जितनी भी सन हीट उसको मिल रही है, वो सारी सन हीट को बेटा उस हाउस के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो वो प्रिजर्व कर लेता है, उसको रोक लेता है, बचा लेता है। और प्लांट को जितना एक तरीके से बेटा सन हीट की जरूरत है वो उसको उतनी मिल जाती है, उसको वापस से बैक जाने देता नहीं है। तो ये ग्रीन हाउस फार्मिंग की मेथड बेटा ऐसे ठंडे देशों में जहाँ पे अक्सर जो है बेटा जो सूरज की गर्मी बहुत कम मिलती है बेटा, ऐसी जगहों पे ग्रीन हाउस फार्मिंग मेथड को यूज किया जाता है। या फिर वो पर्टिकुलर इलाके जहाँ पे सूरज की गर्मी बेटा हमेशा कम मिलती है या टाइम पीरियड उस तरीके का कम होता है बेटा, उस जगह पे ये सब जो मेथड है वो इजीली यूज की जा सकती है। और हम एक तरीके से देखा जाए तो प्लांटेशन कर सकते हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है ना, इनको हम अच्छे से पर्टिकुलरली ग्रो अप कर सकते हैं अगर हम ग्रीन हाउस फार्मिंग मेथड को यूज करें। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि कमरे जैसा बेटा रूम ही बनाना है,
हम पर्टिकुलरली हमारा जो फार्म होता है, हमारा जो प्लॉट होता है, उसको भी हम अच्छे से कवर अप कर सकते हैं ना। आप तो अभी शायद 2-3 साल पहले हम वो जांबू घोड़ा वाली पिकनिक पे गए थे, वो ट्रैकिंग वाली। उसमें भी हमने देखा था कि अंदर की तरफ, जंगलों की तरफ, बीच बीच में ऐसे इस तरीके के फार्म्स थे, है ना। उनको पर्टिकुलरली ऊपर से शेड से कवर किया हुआ था, और अंदर पूरा का पूरा सब तरफ जहाँ देखो तो खास करके वहाँ पे जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनकी खेती ज्यादा की थी उन्होंने। तो यहाँ पे हम ग्रीन हाउस फार्मिंग को अच्छे से बेटा समझ पाए हैं। अब देखो, क्लाइमेटिक चेंज की बेटा क्या इफेक्ट होती है वो हम इन पिक्चर्स में समझ लेते हैं। ओके, देखो अब फर्स्ट जो पिक्चर है बेटा वो बिल्कुल ड्राई जोन एरिया का डेजर्ट का पिक्चर है, जहाँ पे डेजर्ट तो सेकंड पिक्चर में हमको दिखाई दे रहा है बेटा, लेकिन जैसे ड्रॉट की कंडीशन बहुत लंबे समय तक चली हो, बराबर ना, सूखा पड़ गया हो। तो सूखा जब पड़ता है बेटा बहुत समय तक, जब जमीन को पानी नहीं मिल रहा है बेटा, लैंड को वाटर नहीं मिल रहा है, तो लैंड में इस तरीके से बेटा क्रैक्स पड़ जाते हैं ना, जिनको हम फिशर्स भी कहते हैं, बराबर। ये क्रैक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, साइंस के लैंग्वेज में फिशर्स भी कहा जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो लैंड है बेटा, ये बिना पानी की वजह से, ये ड्राउट की कंडीशन है, सूखा पड़ा हुआ है, शायद बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई है यहाँ पे, तो जमीन जो है बेटा उसमें क्रैक्स पड़ गए, उसमें दरारें पड़ गई है। सेकंड पिक्चर है डेजर्ट का पिक्चर है, कंप्लीटली आप देख रहे हो बेटा। थर्ड पिक्चर है, ये पर्टिकुलरली कुछ उस तरीके का लैंड एरिया है बेटा, धीरे धीरे ये जमीन जो है पानी में सबमर्ज हो रही है, बराबर। जैसे हमारे सुंदरबन के जंगलों का इलाका, एक टाइम पीरियड ऐसा था जब उसकी 30% लैंड, 20% लैंड बेटा वाटर में सबमर्ज थी, मतलब वो जंगल थोड़े थोड़े पानी में डूबे हुए हैं बेटा। लेकिन अगर धीरे धीरे अब आप देखो पिछले कुछ सालों में बेटा, अब वो जंगल लगभग 40% से 50% उन जंगलों का, सुंदरबन के जंगलों का पानी पार्ट जो है बेटा वो पानी में अब डूबता चला जा रहा है। तो वहां पे रहने वाले जानवरों के लिए अब ये काफी मुसीबत वाला बेटा, क्योंकि सुंदरबन के जंगल बहुत बड़े हैं और हर तरीके के वाइल्ड एनिमल्स वहां देखने को मिलते हैं। अभी आपने 7-8 महीने पहले ही देखा होगा बेटा, आसाम उड़ीसा में जिस तरीके से बाढ़ आई थी बेटा, तो सुंदरबन के जंगलों में बहुत इफेक्ट हुई थी। वो जो राइनोज हैं वो रोड पे आ के सारे जो एनिमल्स हैं बेटा वो हाईवेज तक चले आए थे, गाँव में चले आए थे, क्योंकि जंगलों में पानी भर चुका था, वो कहाँ जाते, बराबर। अब इसके बाद बेटा ग्लेशियर्स को देखो, ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं बेटा। अभी आगे के पॉइंट पे हम गंगोत्री की बात करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि गंगोत्री जो ग्लेशियर बेटा कितने किलोमीटर लंबा है ना, भारत से लेके चाइना तक का पूरा उसका जो है सब उसमें आ जाता है। वो पिछले कुछ सालों में कितने लगभग किलोमीटर, 32 किलोमीटर का उसका एरिया हुआ करता था, जो सिकुड़ते सिकुड़ते अभी सिर्फ 27 किलोमीटर का रह गया है। फिर यहाँ पे हमको बेटा फॉरेस्ट एरियाज दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे हम डिफॉरेस्टेशन की कंडीशन से भी जूझ रहे हैं। फिर थर्ड है फ्लड की कंडीशन है बेटा। तो अभी देखो, ये तो बिल्कुल ही, अभी टीवी पे न्यूज आप बस चालू करो, आप देखो। आज आज जब मैं ये आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इसी समय मैं सुबह में अभी जस्ट अब मैंने न्यूज़ देखा, वहाँ पे मैंने बेंगलुरु का देखा कि झील के अंदर दरारें पड़ गई और सारा पानी शहर में घुस आया है। अभी हमने 2 दिन पहले तेलंगाना को देखा, एक हफ्ते पहले हमने हैदराबाद में बारिश देखी, है ना। तो ये बेटा सारी मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो सब डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, उसकी वजह से है। हैदराबाद की बारिश के टाइम पे एक बार बार, जब मैं आप लोगों को जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं आपको दिल्ली से लेके आगरा तक के लेक का जो है एक फिगर बताती थी कि किसी समय में 800 तालाब हुआ करते थे। अभी जब ये हैदराबाद में बारिश हुई तो ये क्लियर हुआ कि 200 साल पहले तक हैदराबाद में 500 तालाब हुआ करते थे बेटा, लेक हुआ करते थे। आज के समय में कितने बचे हैं? 191 ओनली, बराबर। सिर्फ 191 लाख बचे हैं बेटा अभी। तो पानी कहाँ जाएगा बेटा, बराबर। 100 साल पहले जिस तरीके की बारिश होती थी ऐसी बारिश हुई है इस बार। तो जब तालाब ही नहीं बचे जहाँ पे वो पानी जमा हो पाता था बेटा, उन तालाबों को पाट पाट के शहर की बिल्डिंगें बन चुकी हैं, तो पानी कहाँ जाएगा? तो शहर डूब ही जाएगा पानी में। तो जब भी हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे बेटा, तो नेचर एक समय ऐसा आएगा कि अपना बदला हमसे जरूर लेगा। तो ऐसी ही कंडीशन आजकल हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क दिया है कि राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो इन योर नोटबुक, बराबर। ये जो पिक्चर्स दिए हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको कुछ ना कुछ अपने बुक्स के अंदर बेटा पॉइंट्स लिखने हैं। थोड़े बहुत क्या, हम इन पे बहुत कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो इस पार्ट में हम यहाँ तक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हम ग्लोबल वार्मिंग से स्टार्ट करेंगे उसका लर्निंग। ओके, थैंक यू।